कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और ये तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। जनता निर्णय देगी अपना। जी देगी, आप जनता की अदालत में हैं। पूरी तरह से। आप पर एक गैंगस्टर का मुकदमा है जिस पर अभी हाई कोर्ट में आप गए हैं। जी आपकी बेटी नुसरत ने भी पर्चा भरा, समाजवादी पार्टी से आपने भरा मेन कैंडिडेट के तौर पर, उन्होंने जी दूसरा उनका खारिज हो गया, वो निर्दलीय हैं। जी। कितने मुतमईन हैं कि आप चुनाव लड़ पाएंगे? हमारा इतिहास है और हमारे इतिहास से नफरत करने वाले उनका कोई इतिहास नहीं। हमारे इतिहास से जलने वाले इसलिए कि उनका अपना कोई इतिहास नहीं है राष्ट्रभक्ति का। मेरा इतिहास है, हमारे पूर्वजों ने मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठोकर मार दी। अब जैसे मोदी हैं या योगी हैं, इन लोगों का जो अहंकार है सत्ता का, मथुरा नरेश को भी यही अहंकार था, जो विरोध में बोलेगा वो जेल चला जाएगा। सबसे ज्यादा बुलडोजर तो गाजीपुर में ही चला, मऊ में चला, आजमगढ़ में चला। मैं अमर नहीं मानता अपने को और ना हमेशा क्रियाशील रहूंगा ये भी मानता। जो लोग मानते हैं इस देश में, इस व्यवस्था में, इस राजनीति में। लेकिन जो बाहर परसेप्शन है आपके परिवार गुंडे हैं, आप लोग माफिया हैं, आप लोग गैंगस्टर हैं, आप लोगों ने हत्याएं करी हैं, आप लोगों ने मतलब फिल्मों में दिखाया जाता है कि मतलब पुराना वो होता है कि AK-47 लेके चल रहे थे, मुख्तार तो जीप से गया तो दंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों के परिवार के बारे में चलती हैं। हमारे साथ अफजाल अंसारी हैं, गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं 2019 में। अफजाल साहब ने मनोज सिन्हा को चुनाव हराया था। मनोज सिन्हा जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और काफी करीबी माने जाते हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी के और अमित शाह के। वाकई वापस फिर से एक बार मैदान में हैं। इस 5 साल में अफजाल साहब बहुत कुछ बदल गया है। इतना कुछ बदल गया शायद आपकी जिंदगी में कभी एक साथ इतना कुछ नहीं बदला होगा। आप गैंगस्टर एक्ट में दोषी हो गए, आपको 4 साल की सजा हो गई, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, मतलब काफी कुछ बदल गया आपकी जिंदगी में। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव तो चुनौती होता है, बाकी किसी और विषय पर समीक्षा आप कर सकते हो, निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन चुनाव का निर्णय आम जनता देती है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि बेहतर निर्णय आना चाहिए। जनता में चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जो परिस्थितियाँ हैं सामने, जनता को सब पता है। जनता को सब पता है। आप मुझे लग रहा है 1985 में पहली बार MLA बने यहाँ। जी जी 1985 से 2004 तक 2002 तक विधायक रहे, फिर 2004 में सांसद बने, फिर 2019 में सांसद बने। तो इतना लंबा राजनीतिक आपका अनुभव है, राजनीतिक करियर रहा है। आपको, आपके परिवार को बीजेपी माफिया कहती है, गैंगस्टर कहती है। अभी मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने आपके परिवार को तमाम इन्हीं उपाधियों से एक राष्ट्रीय चैनल पर कहा कि लोगों को हमदर्दी हो रही है अगर माफिया मर रहे हैं। तो इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, बाकायदा बीजेपी का प्रचार है ये। इससे पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं। अपनी गुनाहों को अपनी उपलब्धि बताते रहे हैं। हो सकता है उनके इस तरह के कृत्यों के लिए समाज में 10-15% लोग उसको समर्थन भी देते रहे हैं, लेकिन वास्तविक परिदृश्य में उनके गुनाह को कोई मीडिया के सामने बोले या ना बोले, लेकिन उसके दिल में इस तरह के काम, इस तरह की बात और इसे उनकी उपलब्धि वो बिल्कुल नहीं मानता और उसे बहुत कष्ट है। अब ये देख नहीं पाते हैं, रिजल्ट तो दिखाता है। ये बुलडोजर लेके जब घूमते रहे पूरे गाजीपुर जिले में, प्रलय मन जाते रहे, तो उन दिनों जो पीड़ित हैं वो कहते थे
कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और ये तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। इनको नज़र नहीं आया। ये सरकार तो बना ली उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूर्वांचल की जनता ने अंबेडकर नगर से गाजीपुर तक इनको जो रिजल्ट दिया, अगर उससे सबक नहीं लेते हैं तो इसे कहा जाएगा इनको अहंकार हो गया। अंबेडकर नगर में सभी सीटें हार गए। इनके सिंबल पर जौनपुर में मात्र 1 सीट मिली, आजमगढ़ में 0, मऊ में सिर्फ 1 सीट मिली, बलिया में इनको 2 सीटें मिली, गाजीपुर में 0 रहा रिजल्ट। सबसे ज़्यादा बुलडोज़र तो गाजीपुर में ही चला, मऊ में चला, आजमगढ़ में चला। अगर जनता को इस तरह के कृत्यों को समर्थन देना था, ये तो छुपाने के लिए, मूल विषय से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का काम करने के बाद उस पर दहाड़ते हैं। अब वो कहते हैं मरना तो था ही, वो ही कह सकते हैं, क्योंकि तो जो भी जन्म लिया है उसको मरना है। क्या योगी आदित्यनाथ अमर अपने को मानते हैं? उनको भी मरना है। हाँ, सबके मरने का एक समय है, वो समय और वो तिथि, वो घड़ी, वो टल नहीं सकती। हमारा ऐसा मानना है। मुझे याद है ये बात आपने तब भी बोली थी जब मुख्तार अंसारी की तबीयत ख़राब हुई थी, जब हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और लौट के वापस आ रहे थे आप मिल के, तो आपने बात बोली थी और बाद में उनकी मौत हो जाती है। अब आप लोग कह रहे हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिला। क्या वो इंसाफ आप जनता की अदालत में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब देखिए, देश में जो न्यायपालिकाएं हैं, आपके पास फुर्सत नहीं है, चुनाव है, लेकिन लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की मान्यता आपको है। आप ईमानदारी से विचार करें कि जिस तरह से सरकार में बैठे हुए लोग न्यायपालिका के काम धाम में जो दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, आरोप लगाया और जो आरोप लगाया उसी ने एक्शन भी ले लिया, तो न्यायपालिका की भूमिका कहाँ रह गई? उनके ऊपर आरोप लगा, उन्होंने उस आरोप को न्यायालय में परीक्षण ही नहीं होने दिया, वो मुकदमा उठा लिया। तो देख रही है जनता। अगर ये समझते हैं कि इनके तरीकों को, इनकी आइडियोलॉजी को, इनके काम करने के तरीकों को जनता पसंद कर रही है, तो ये भ्रम है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि टिकड़म के माध्यम से यूपी की सरकार और दिल्ली की सरकार, अगर टिकड़म को जिस दिन समझ जाएगी जनता, और धीरे धीरे समझ रही है, तो 10 सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं जीत सकती अपने आइडियोलॉजी और अपनी सोच के लोगों के वोट के बल पर। उनकी सोच के लोग 10 सीट नहीं जिता सकते। ये टिकड़म की जीत है। सोनेलाल पटेल को जीवन भर बीजेपी के लोग जातवादी नेता कहते रहे, ये बहुत बड़ा जातवादी है, ये तो पटेलों का एक समूह बना करके और उसको जातवादी पार्टी की संज्ञा दे दिया। लेकिन आज उसी की बेटी को, अनुप्रिया पटेल को, आप केंद्र में ताज पहना करके मंत्री बनाते हैं। उसके पतिदेव को उत्तर प्रदेश में आप मंत्रिपरिषद का ताज पहनाते हैं। उसको 2 सीटें भी देते हैं, जाओ भाई लड़ लो मिर्ज़ापुर में, या और किसी भी तरह से अपने समाज का वोट मेरे मुंह पर, मेरे क्रियाकलापों पर वो नहीं देगा हमको। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्रेम में वो हमें दिला दो। यही करते हैं वो संजय निषाद के साथ। आपको हम मंत्री बना देते हैं, आपके बेटे को एमपी का टिकट दे देते हैं। आपका समाज, जिसको हम कई बार ठग चुके कि आरक्षण देंगे और नहीं दिया। आपके करीबी रहे ओपी राजभर, तो आ रहा हूँ, घबराइए नहीं। उनको भी आप निषाद समाज का वोट दिला दो, मेरे मुंह पे निषाद समाज वोट नहीं देगा।
कितनी बार हम ठगे कि भगवान राम को बिना खेवाई लिए निषाद राज ने पार लगाया था। कितनी बार भाजपा की नैया ये निषाद समाज पार लगाएगा। लेकिन तुम लाभ ले लो, मंत्री का लाभ ले लो, बेटे को एमपी बनाने का लाभ ले लो, सारी सुख सुविधा साधन ले लो, अपने समाज का वोट दिला दो। यही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ, उनको उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का ताज पहना दिया। उनके बेटे को भैया तुम लड़ा लो, इसको जिता लो, एमपी बना लो। अपने जाति समाज का वोट जो हमारे क्रियाकलापों पर हमारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन उसको आप हमको वोट करा दो। दारा सिंह चौहान को खारिज कर दिया जनता ने, लेकिन उनको मंत्रिपरिषद का ताज पहना देंगे कि आप चौहान समाज का वोट हमको दिला दो। ये केशव मौर्य विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन केशव मौर्य को आप चिंता न करो, हम हैं ना, हम तुम्हें उप मुख्यमंत्री बनाते हैं उत्तर प्रदेश का, तुम अपने समाज को फंसाए रहो और हमको वोट दिला दो। अगर इनमें से ये वोट हटा दिया जाए, मौर्य समाज का, निषाद समाज का, पटेल समाज का, राजभर समाज का, चौहान समाज का, 10 सीट नहीं जीत सकते और 50 सीट के नीचे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में आ जाएगी। ये तो टिकड़म है। गाली भी बकते रहो, जातवादी भी बनाते रहो, परिवारवादी भी बनाते रहो। क्या कहते थे बताइए ना? ये अजीत सिंह को क्या कहते थे? जयंत चौधरी को क्या कहते थे? जयंत चौधरी को कहते थे यह तो एक परिवार की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह, उसके बाद अजीत सिंह, उसके बाद जयंत सिंह, और आज जाट समाज नाराज है, किसान नाराज है, तो भाई चौधरी अजीत सिंह आप हमारे साथ आ जाओ, अपनी जात समाज का वोट हमको दिला दो। ये खुद जातवादी नहीं है, लेकिन दूसरे जातवादियों का समर्थन लेने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, माननीय राहुल गांधी ने भी कहा है, तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और माननीय कांशीराम ने जो कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से व्यवस्था कर दिया जाएगा। लेकिन अब परेशान है, बीजेपी की लीडरशिप क्या बोल रही है, देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है? 2 भैंस होगी तो 1 भैंस ले लेंगे, 2 घर होगा तो 1 घर ले लेंगे, माँ बहनों का मंगलसूत्र नहीं बचेगा। क्या बोल रहे हैं? देश का जो खजाना है उसको भी दे देंगे। अफसोस की बात है कि आज जब जनता ने फैसला ले लिया, सब तो किया मोदी जी ने, आप मीडिया के भाई हो, पूछ सकते हो, देश में व्यवस्था चलाने के लिए हमेशा ये एक स्वस्थ अगर व्यवस्था चला रहे हैं तो देश की जनता की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए, नियम बनना चाहिए। देश की जनता विश्वास उठ चुका है ईवीएम मशीन से। वो देश की 90% जनता चाहती है ईवीएम मशीन हटा दो, बैलेट पेपर पे चुनाव करा दो, लेकिन मोदी को ये मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं, जापान जिसने बनाया ईवीएम मशीन, वहाँ वोट नहीं पड़ता। अमेरिका और ब्रिटेन में वोट नहीं पड़ता मशीन में, वहाँ बैलेट इस्तेमाल होगा। हमारे देश में बैलेट नहीं इस्तेमाल होगा। हमारी जनता चाहती है ये। आप जनभावना का सम्मान करने का कहते हैं, हम करते हैं, ये कैसा सम्मान है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, और निर्णय ये दिया कि निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है लोकतंत्र के लिए, और निष्पक्ष चुनाव के लिए हमारे यहाँ जो स्वतंत्र चुनाव आयोग है, इसमें चुनाव आयुक्त के पद पर कौन व्यक्ति बैठे, इसका चयन निष्पक्ष होना चाहिए। और एक व्यवस्था दिया उन्होंने कि एक प्रधानमंत्री, एक प्रतिपक्ष का नेता और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये 3 मिलकर तय करें कि कौन वो जिम्मेदार व्यक्ति है जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन बहुत जनता की कदर करने वाले ये प्रधानमंत्री जो चिकनी बातें करते हैं, इनको तो स्वागत करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, प्रधानमंत्री होगा, प्रतिपक्ष का नेता होगा, और तब उनमें से चयन होगा कि कौन वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है जिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। आप खट से लाए पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में बहुमत की शक्ति का आपने दुरुपयोग करके उसको हटा दिया और नया नियम बना दिया। तो जो नया नियम बना, या भारत में आप इसकी
जनगणना करा लीजिए, इस पर वोटिंग करा लीजिए। 99% लोग, 95% लोग ये कम से कम कहेंगे कि नहीं, ये गलत है, ये बेईमानी का पूरा संकेत दे रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री की ही कृपा पर मंत्री बना है उनमें से कोई एक होगा, और एक प्रतिपक्ष का नेता होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज की जरूरत नहीं। ये सारी बातें तो ठीक सारे लोग समझ रहे हैं कि वो अपनी ओर से कोई कोर कसर बेईमानी की उठा नहीं रखा उन्होंने, वो करेंगे, लेकिन उसके बाद भी जनता ने अपना मन बना लिया है। अब आप लोग तो बड़े पत्रकार हो, हर जगह जाते हो, सारी सिचुएशन को समझते हो। एक आस रह गई, अंतिम आस मोदी को, और वो आस है कि जो लाभार्थी समूह है वो हमको वोट कर रहा है, यही आस रह गई। मुफ्त राशन, हाँ, लाभार्थी समूह मतलब मुफ्त राशन कह रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मुफ्त राशन वाले, चाहे सिलेंडर शौचालय वाले, हाँ, वो ये मान के चलते हैं कि ये हमको वोट कर रहा। हाँ, अब धरातल की सच्चाई आप आए हो, गांव में घूमो, हमारी दृष्टि जो दिख रही है, तो हमारी दृष्टि में तो उसकी वजह से शायद 2-4% लोग हों जो आपके राशन की वजह से, सुविधा की वजह से आपको वोट कर दें। बाकी सब ने आपको पहचान लिया है कि आप अज्ञानी हो, आप झूठ बोलते हो, आप जनता को धोखा देते हो। ये देश आप कहते हो कि विश्व गुरु बन गया। ऐसे देश में, भारत जैसे विशाल देश में, भारत में एक एयरलाइंस नहीं है। इतने बड़े बड़े राष्ट्र हैं। गाजीपुर जनपद की आबादी 42 लाख, कुवैत की आबादी 42 लाख, एक राष्ट्र है। भारत का 272 रुपया और कुवैत का 1 दीनार बराबर है। हम विश्व गुरु हैं, हमें अपने ही से अपने को कह लेना है। अफजल साहब ये ठीक है, एक एयरलाइंस नहीं, एक एयरलाइंस थी, वो भी आपने बेच दिया। ठीक है, सब सारी बातें ठीक हैं, आपने अपनी बात रखी और मैंने बहुत सुना इस बात को। और इस पर तो चुनाव हो रहा है, जनता निर्णय देगी अपना। जी देगी, आप जनता की अदालत में हैं, पूरी तरह से। आप पर एक गैंगस्टर का मुकदमा है जिस पर अभी हाई कोर्ट में आप गए हैं। जी, आपकी बेटी नुसरत ने भी पर्चा भरा, समाजवादी पार्टी से आपने भरा मेन कैंडिडेट के तौर पर, उन्होंने जी, दूसरा उनका खारिज हो गया, वो निर्दलीय हैं। जी। कितने मुतमईन हैं कि आप चुनाव लड़ पाएंगे? और आपका मंशा क्या थी नुसरत को फॉर्म भरवाने की, नॉमिनेशन करवाने की? देखिए, जिसके विरुद्ध भी लगातार साजिशें होती हैं, सरकार की तरफ से, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, और कभी कभी आभास होता है कि हमारे देश में गोदी मीडिया की जिस संज्ञा दी गई है, ऐसे मीडिया तंत्र की तरफ से लगातार षड्यंत्र किया जाता है। तो जो हमें संविधान में अधिकार है, जो हमें कानून में रास्ता है, हम उस रास्ते पर चल करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। एक पंछी है, उसको टिटहरी कहते हैं। तो रात को सोती है तो उसका दोनों पैर आसमान की तरफ होता है। अब उससे किसी ने पूछा कि आप ऊपर पैर करके क्यों सोती हो? तो उसने कहा कि जब आसमान गिरेगा, हम सोए रहेंगे, तो हमारा पैर उसको रोक लेगा। अब सवाल इस बात का है कि वो प्रश्न कहाँ है कि ये हो जाएगा। यूक्रेन और रूस में जंग हो रही है, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग हो रही है, रोज मीडिया की खबरें हैं विश्व युद्ध होने वाला है। तो अब क्या विश्व युद्ध मान करके व्यवस्था में, दुनिया में जिए आदमी? जो भी परिस्थितियां आएंगी, चुनौतियां मेरे सामने, मैं 50 साल हो गया राजनीति में, 1975 से सक्रिय हूँ, चुनाव लड़ा हूँ 1985 में, लेकिन छात्र जीवन में ही हम छात्र राजनीति से ही अपना सामाजिक क्रियाकलापों में और राजनीतिक क्रियाकलापों में दिलचस्पी लेने लगे थे। तो पर्चा किसने क्यों भरा, खारिज क्यों हो गया, अब आगे क्या होने वाला है, आपकी क्या योजना है, ये सब सवाल बनता कहाँ है? ये मीडिया ने ही ये चलाना शुरू किया कि अफजाल अंसारी, इनका टिकट कट जाएगा, खूब चला। सवाल ये है कि टिकट देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हैं और टिकट काटने वाले
हमारे मीडिया के बंधु हैं या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाले प्रत्याशी लोग हैं। मीडिया कहती है आपका विपक्षी प्रत्याशी कह रहा टिकट कट जाएगा। अब इस बेवकूफ़ी के सवाल को हम क्या उत्तर दे सकते हैं? तभी तो आपने नुसरत से फाइल कराया ना। फिर उसके बाद नहीं, आप बात सुनिए मेरी। हाँ जी बोलिए। हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग का नियम बदलवाइए ना, इसमें भी कोशिश करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने अपनी नियमावली में ये प्राविधान किया है कि सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से फॉर्म ए फॉर्म बी पार्टी इशू कर सकती है सेकंड। बिल्कुल। तो मेन कैंडिडेट अफजाल अंसारी उसमें भरा गया, सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट नुसरत अंसारी ये भी भरा गया। मेरे फार्म के साथ भी वो लगा और उनके साथ फार्म के साथ भी लगा। अगर मेरे फॉर्म में कोई आफत बला आ जाती, कोई खड़ियत हो गया होता, तो कानून के हिसाब से निर्वाचन आयुक्त के ऑटोमेटिक वो सिंबल ट्रांसफर हो जाता उसके हाथ। वो चुनाव लड़ती, फाइट करती, वो जनता में घूम रही है। जनता उसे एक्सेप्ट करती नहीं करती वो अलग बात है, लेकिन वो कैंडिडेट तो हो जाती। यहाँ बीजेपी के लोगों को और उनसे जुड़े हुए मीडिया के लोगों को किसी भी तरह अफजाल अंसारी पसंद नहीं है। उसको फर्जी मुकदमे में फंसा दो, उसको जेल में डाल दो, उसकी सज़ा करा दो। सज़ा हो गया तो अब उस सज़ा काटे, जीवन भर चुनाव न लड़े। उसने अपील क्यों कर दिया? अपील हुई तो उसकी कानूनी अधिकार है आपका, इस पे भी चला है। नहीं, वो तो अधिकार है आपका, अधिकार है, लेकिन इस पे सवाल है कि आप अपील क्यों करते हैं? सजा तो हुई आपको, और हम सजा हुई तो आप कह दीजिए कि आपको अपील नहीं करना चाहिए था, सजा काटना चाहिए। नहीं, आपका राजनीति, आपका संविधान में हम तो अपील किया ना, संविधान में अधिकार है आपका। हमने अपील किया ना, अपील ने उस सजा के आदेश को निलंबित किया ना। बिल्कुल। तो अभी तो ये पढ़ा जाएगा कि सजा का वो आदेश निलंबित है। बिल्कुल है। जो मेरे विरुद्ध सजा का जो आदेश था, वो आदेश प्रथम दृष्टया इस तरह की पाया गया कि उसको हमारे अपील के निस्तारण तक के लिए निलंबित कर दिया गया। अपील का निस्तारण तो हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन संभावनाएं बना करके खबर कहाँ रुक रही है? आप खबर चलाते रहिए, आ जाएगा उसका भी फैसला जब आना होगा। मैं अमर नहीं मानता अपने को, और ना हमेशा क्रियाशील रहूंगा ये भी मानता। जो लोग मानते हैं इस देश में, इस व्यवस्था में, इस राजनीति में, अब जैसे मोदी हैं या योगी हैं, इन लोगों का जो अहंकार है सत्ता का, ये एक मथुरा नरेश, उनका सुना होगा आपने। मथुरा नरेश को भी यही अहंकार था, जो विरोध में बोलेगा वो जेल चला जाएगा। लेकिन मथुरा नरेश कंस वो भ्रम उनका टूट गया। मथुरा नरेश कंस ने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया था, क्योंकि वो उनके गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। और एक दिन ऐसा आया कि मथुरा नरेश का अहंकार भी टूट गया, उनका राजपाट भी खत्म हो गया, सत्ता भी चली गई। तो इन लोगों को यही है, कोई भी बोलेगा, खिलाफ होगा, उसके ऊपर 100 तोहमत। आप कभी पूछोगे कि अजीत पवार पर 23,000 करोड़ रुपए के कोऑपरेटिव घोटाले का मुकदमा, कृपा करके सुन लीजिए। बिल्कुल बोलिए। कैसे 23,000 करोड़ रुपए का 23,000 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाले का आरोप अजीत पवार पर, और जब अजीत पवार सिलेंडर कर देता है तो आप उसको फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिए, डिप्टी, दोनों पद भी है उसके पास, मुख्यमंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री बना दिए, और फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र का है वो, दोनों पद उसके पास है। और ये सब अपनी जगह है, ये आपकी कृपा है, आप बना दीजिए। जांच एजेंसियों ने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी, ये नीट और क्लीन है, ये सारे आरोप बेबुनियाद है। आप से जो लड़ेगा उसके विरुद्ध सारे आरोप सही हैं, और आपके यहाँ जो सिलेंडर करेगा उसके विरुद्ध सारे आरोप गलत है। आप करिए, जनता सब कुछ देखती है। आप जानते मैं क्यों आया आपके पास दिल्ली से? आए हैं, मैं इसलिए आया हूँ, मैं जानना चाहता था, क्योंकि मैं इसीलिए आपको बिल्कुल, मुझे लग रहा होगा बहुत दिन बाद आपको कोई पत्रकार ऐसा मिला होगा जो आपको मैं पूरी बात सुन रहा हूँ, उसमें एक बात में एक लाइन नहीं काटूंगा, अक्षरशः चले गए खबर। लेकिन मेरे कुछ अब और थोड़े से कठिन सवाल हैं और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, और मैं चाहता हूँ कि आप वो जवाब दें। और मुझे लगता है कि आपके परिवार को लेकर, अंसारी परिवार को लेकर के, आपके लोगों को गाजीपुर में, मऊ में, इस इलाके में लोग जानते हैं,
लेकिन जो बाहर परसेप्शन है, आपके परिवार गुंडे हैं, आप लोग माफिया हैं, आप लोग गैंगस्टर हैं, आप लोगों ने हत्याएं करी हैं, आप लोगों ने मतलब फिल्मों में दिखाया जाता है कि मतलब पुराना वो हुआ होता है कि AK-47 लेके चल रहे थे, मुख्तार तो जीप से गया तो दंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों के परिवार के बारे में चलती हैं। बोलिए, बोल लीजिए तब ना मैं कुछ मैं बस बोलूंगा। मैं बता रहा हूँ, इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस पर अब ये देखिए, देखिए, अब जो सत्य है ये चल रहा है। नहीं, हाँ ठीक है, ये नैरेटिव कौन बना रहा, कौन चला रहा, ये बताइए। आप चला रहे हो कि नहीं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, तो मैं तो बहुत इसीलिए तो आप ही आया ने हूँ कहा आपके कि पास। ये चल रहा, हाँ बिल्कुल तो चल रहा कौन है। चला रहा? सारे अखबार खोल के देखिए, हाँ, मीडिया चला ये रही है। हम भी क्या कह रहे मीडिया हैं? चला रही है मीडिया, सरकार। हम हाँ भी यही कह रहे हैं, मीडिया। हाँ। हम भी यही कह रहे हैं कि मीडिया, तो मीडिया तो एक पार्ट बनी हुई है। लेकिन कुछ मामलों में कोर्ट से सजा भी हुई ना कुछ मामलों में आपको, नहीं, मुख्तार। सब मामलों में कोर्ट सजा कर देगा। हाँ कुछ मामलों में नहीं, सब में सजा कर देगा। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं, दुनिया कहेगी। एक दिन एक बहुत बड़े ऑफिसर के साथ मेरी बात होने लगी। उसने कहा, आपको आभास नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा? हमने कहा, हमें तो नहीं मालूम है। उन्होंने कहा, जिस तरह से थाने में किसी अपराधी का डोजियर बनाया जाता है, उस तरह से मोदी की जांच एजेंसियों ने सारे न्यायिक पदों पर बैठे हुए लोगों का कुंडली तैयार कर ली है। क्या है भैया, ये क्या होता है? मैं तो चौंक गया, ये क्या कर रहे हो तुम? कहा, कब भर्ती हुए, किस जिले में पोस्टिंग हुई, कितनी तनख्वाह मिलती रही, कब प्रमोशन हुआ, बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, दामाद कहाँ है, जीवन भर की कमाई 90 लाख, और बेटी को, दामाद को भिमंडी में फ्लैट दे दिया 5 करोड़ का। ये हम बना के रख दे रहे हैं टेबल पे, और उसके बाद जो हम चाहते हैं वही आता है निर्णय। हम तो दंग रह गए। लेकिन उसी घटना के कुछ ही दिनों के बाद जब हमने देखा कि बंगाल में एक सिटिंग जज ने इस्तीफा दिया। बीजेपी ज्वाइन करी उन्होंने, चुनाव लड़ रहे हैं। ज्वाइन करना नहीं, चुनाव लड़ना असली कमाल है, और सीट पे बैठ के निर्णय देना भी असली कमाल है। आपका आज और आपका कल दोनों काउंट करके सोचा और देखा जाएगा। हमारा इतिहास है, और हमारे इतिहास से नफरत करने वाले, उनका कोई इतिहास नहीं। हमारे इतिहास से जलने वाले इसलिए कि उनका अपना कोई इतिहास नहीं है राष्ट्रभक्ति का। मेरा इतिहास है। हमारे पूर्वजों ने मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठोकर मार दी। आ जाइए ब्रिगेडियर उस्मान साहब, पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करिए, हम आपको पहला जनरल बना देंगे सेना का। क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मान जो भारतीय सेना के जनरल थे, जनरल करियप्पा, उनके समकक्ष थे। ये कमीशन के 5 ऑफिसर, मानिक शाह, जनरल करियप्पा, ब्रिगेडियर उस्मान, इन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव पर कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और मर करके इसी मिट्टी में दफन होना अपने लिए गौरव महसूस करूंगा। मुझे पाकिस्तान नहीं आना है, न पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करनी है। क्या गुरूर था अपने मुल्क के ऊपर। परीक्षा की घड़ी आ गई, 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ, और 22 दिसंबर 47 में ही पाकिस्तान और कबायलियों ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। तब कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी, राजा हरि सिंह उसका राजा था। बिल्कुल। लेकिन जब वो घुस गए ये वैष्णो देवी से लगाए हुए पूरे जम्मू के इलाके में, वो झांगर घाटी, नौशेरा घाटी, सब, तब उस स्थिति में भाग करके राजा हरि सिंह आए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कि हम भारत के साथ मिलकर अब रहेंगे, हमें अपना अभिन्न अंग समझिए, हम समझौते पे दस्तखत करते हैं, और भारतीय सेना भेजिए कश्मीर बचाने के लिए। क्या संजोग है, जिस व्यक्ति ने अपनी मातृभूमि की प्रेम की परीक्षा मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव को ठुकरा करके दी थी, उसी को जो आर्मी भेजी गई कश्मीर बचाने के लिए, पैराशूट ब्रिगेड, 51 पैराशूट ब्रिगेड, उसका कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान बनाया गया। और वो वहाँ गए, युद्ध हुआ,
पहला ऐसी पाकिस्तान के फौज और पाकिस्तान के लोग या उनके जो कायदे आजम ब्रिगेडियर उस्मान के लिए 50,000 रुपए का इनाम 1947 में रख दिया। इसका सर जो लाएगा, इसको मार जो देगा, उसको 50,000 रुपये। ब्रिगेडियर उस्मान आपके नाना थे? हमारे परिवार के ही थे अच्छा। जी, नाना ही थे, रिश्ते में नाना ही लगते हैं, एक रिश्ते से बड़े अब्बा लगते हैं। अच्छा जी। फिर क्या हुआ, बताइए पूरी बात। अब वो शहीद हुए, महावीर चक्र मिला उनकी वीरता के लिए, तो हम उस परिवार के हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी अब दिल्ली से आए, आप कह रहे हैं हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में एक मोहल्ला है दरियागंज, जानता हूँ मैं। जानता हूँ, तो दरियागंज की कोठी नंबर 1 चले जाइएगा। आपके परिवार की थी? वो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की कोठी थी। जब 1926-27 में डॉक्टर एम ए अंसारी उस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में जब देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चल रहा था, तब गांधी जी ने कहा था, डॉक्टर साहब आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है, लेकिन दिल्ली में उसके सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई केंद्रीय कार्यालय नहीं है। तब दरियागंज की कोठी नंबर 1 जो दारुल सलाम नाम था, उस कोठी की चाबी डॉक्टर अंसारी ने ले जाकर गांधी जी के हाथ पे रख दिया, इसे आप बना लो अपनी कोठी। गांधी जी ने जब सत्याग्रह किया था, अमरण अनशन पे बैठे थे, उसी कोठी के प्रांगण में बैठे थे। वो भी आप तो हमारे, हाँ क्यों, वो हमारे पूर्वज है, हमारे परिवार के हैं। फरीदुल हक अंसारी का नाम खोजिएगा कहीं, देखिए मिलता है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर हैं, 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे, 2 बार, और पंडित नेहरू के सहपाठी थे, उनके रूम पार्टनर थे। एक साथ लंदन से दोनों डिग्री लेकर के 12 की इंडिया वापस आए थे, गांधी से प्रभावित हुए और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद गए, गिरफ्तार हुए, फिरोजपुर की जेल में पंजाब में रखा गया। डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी, ये भी पंडित नेहरू के सहपाठी थे, ये भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूदे, इनको भी जेल भेजा गया। जब देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी इसी सीट पर पहला इलेक्शन लड़े थे जिस पे मैं लड़ रहा हूँ। राजनीति मुख्तार से या अफजाल से नहीं शुरू हुई है हमारे परिवार की। हमारे परिवार की राजनीति शुरू हुई डॉक्टर एम ए अंसारी के ज़माने में, जो जब देश गुलाम था तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ। फिर हमारे परिवार में हम एमपी एमएलए नहीं हो गए। फरीदुल हक अंसारी साहब 2 बार राज्यसभा के एमपी, डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी साहब लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, उड़ीसा प्रांत के गवर्नर। हमारे परिवार में अब्दुल अजीज अंसारी साहब का नाम आप सुने हो या न सुने हो, सेकेंड वर्ल्ड वार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब भारत का मेडिकल मिशन तुर्की भेजा गया था, तब उस मिशन के वो चेयरमैन थे। यही अब्दुल अजीज अंसारी साहब जो हामिद अंसारी साहब के पिता हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल गए। हामिद अंसारी साहब 2 बार उपराष्ट्रपति रहे देश के। मेरे परिवार में आसिफ अंसारी साहब थे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे और हार्ट अटैक आने में उनकी मौत हो गई। हमारे परिवार में अहमद अंसारी साहब थे जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज थे, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। न्यायिक सेवा में उनके द्वारा किए गए प्रयास आज भी लोग उसकी सराहना करते हैं। आप लिया करके एक पॉइंट पे खड़ा करते हैं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ तो मुकदमे थे, तो सजा थी। योगी और मोदी और अमित शाह, इनको प्रोसिक्यूट करा दीजिए न्यायालय के सामने। अगर तीनों की सजा ना हो तो जो सो, आपके खिलाफ मुकदमा है तो मुकदमा न्यायालय में नहीं चलेगा। अफजाल के खिलाफ झूठा भी मुकदमा है तो उसको बदनाम करने के लिए मीडिया भी इस्तेमाल की जाएगी और न्यायालय में ऐसी परिस्थितियां की बनेगी कि उसको सजा भी की जाएगी। यही तो हो रहा है हमारे साथ। तो न्यायालय पर आपको यकीन है कि हमें आपको पहले आपने कहा ना मुख्तार की सजा भी हुई। हाँ, मुख्तार की सजा हुई। आप एक उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए कि जो आदमी जेल में बंद हो, और 3 बार ऐसा हुआ है, 5 बार वो एमएलए रहा है 25 सालों तक। कितने लोगों के पुरखों में कोई रिकॉर्ड बनाने वाला नहीं मिलेगा। मुख्तार अंसारी जिसको सबसे गंदी चीज का बताया जाता है, वो जेल में रह के पर्चा भर देता था।
और जनता का प्यार इतना था उसके साथ, लोकप्रियता इतनी थी कि वो जीत जाता था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक आध बार तो कई लोग जीत गए होंगे, लेकिन लगातार 3 बार उसने जेल में रह के मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ बनारस जैसी जगह पे चुनाव लड़ा, और बहुत थोड़े से अंतर से, वो भी तब जब उसके पेरोल के लिए एप्लीकेशन पड़ी थी कि अगर इसे 3 दिन का भी पेरोल दे दिया जाए, 1 दिन का भी पेरोल मिल गया होता तो मुरली मनोहर जोशी चुनाव हार गए। कल्पनाथ राय के खिलाफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और 1 दिन की पेरोल नहीं मिली, जेल में था, मात्र 8,000 वोट के अंतर से चुनाव हार पाया। तो किसी के बारे में आप जो भी चाहे नैरेटिव बना दीजिए, आप बना सकते हो, और किसी को महात्मा दिखा दीजिए, आप दिखा सकते हो, आपके पास ये गुण है, आपको यह अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल ये अधिकार प्राप्त है, आपने सारी बातें बोली, लेकिन जो निर्णय दिए वो न्यायालय ने दिए हैं। आपको भी जो राहत मिली वो न्यायालय से मिली, जो सजा मिली वो न्यायालय से मिली। अब न्यायालय पर तो हमारा कंट्रोल नियंत्रण है नहीं, हम भी न कंट्रोल रखते हैं न नियंत्रण रखते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, हाँ, आज नहीं और हमेशा देश की जनता कह रही है, ये हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के संपर्क में हैं। जस्टिस लोया की परिस्थितियों में जो मौत हुई, आज भी देश की जनता ये मानती है कि वो मुकदमे का ट्रायल कानून के रास्ते से करना था। आप कह रहे हैं आप लगे भागे, नहीं मैं कह रहा हूं नहीं आप भागते हैं ना। नहीं मैं भाग नहीं, मैं कह रहा हूं न्यायालय पर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायालय को कंट्रोल करती है? हम ये पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार न्यायालय में अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप, जो चार्जशीट लगी हुई है, उसका परीक्षण क्यों नहीं होने देते? आप रूल से ऊपर हो, आपके विरुद्ध अगर आरोप है दंगा कराने का, मार काट करने का, तो आपका मुकदमा न्यायालय में प्रोसिक्यूट नहीं होगा? कहो कि हम अलग हैं, हम तो अलग नहीं हैं। हम देश के संविधान को मानते हैं, देश के कानून के रास्ते से हमें प्रोसिक्यूट किया जाता है, हम उसको स्वीकार करते हैं। आपके अंदर हिम्मत है, आप दूध के धुले हो, तो अपने आरोपों को भी आइए प्रोसिक्यूट करा लीजिए देश के न्यायालय में। तब वो मंजूर नहीं है। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का, इनके विरुद्ध हीनियस क्राइम्स के सारे मामले, हत्या तक के मुकाबले, हत्या के प्रयास तक के मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। आप कभी सवाल कर सकते हैं क्या? गुंडू बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रगड़ दिया। कभी पूछ सकते हैं क्या कि साहब मेरी स्टोरीज भेज दूंगा आपको, मैं पूछता हूँ सवाल जो आप कह रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा। 2 नाम बता दे रहे हैं, किसी दिन ब्रजेश सिंह के बारे में और किसी दिन सुभाष ठाकुर के बारे में, जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है और गोद में मलाई खा रहा है लेट करके, ये कानून की दुहाई देने वाले मालिकों के। 3 दिन की पैरोल के लिए पूरी व्यवस्था लड़ जाएगी, नहीं मिलनी चाहिए, मिट्टी भी नहीं डालने देंगे। और सालों साल से सुभाष ठाकुर, जिसको फांसी की सजा हुई थी और बाद में आजीवन कारावास हो गया, और आजीवन कारावास की सजा है उसकी फतेहगढ़ जेल में, और बैठे हुए हैं बनारस में। पूरा बीएचयू का एक एयर कंडीशन ब्लॉक रिजर्व करके उनको दे दिया गया। न जा सकते हैं आप, न पूछ सकते हैं आप, न दिखा सकते हैं आप। नहीं बात करते हैं, उनसे पहले करते थे, बंद कर दिया सवाल पूछा तो। खैर बहरहाल आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आप ये सब बोल रहे हैं इतना कुछ खुल करके, घबराहट नहीं होती आपको? आप ही कह रहे हैं भाई, कहा ना कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं। जिस वक्त ब्रिगेडियर उस्मान ने मोहम्मद अली जिन्ना को रिफ्यूज किया था, वो घबराए थे कि डरे थे? जिस वक्त कश्मीर में दिसंबर का महीना था, 22 दिसंबर को पैराशूट से जहाज से नीचे उतरे थे, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पे, डर नहीं लग रही थी? जिस दिन उन्होंने झांगर फिर से जीतने के लिए अपने सैनिकों के बीच में खड़े होकर कसम खाई थी कि जब तक झांगर जीत नहीं लेंगे, जब तक पलंग पर नहीं सोएंगे, डर नहीं लगी थी उनको? मैं उन्हीं पूर्वजों का खून मेरी रगों में है, डरना है नहीं, अमर हूं नहीं। ये लोग अमर हैं। हमारा तो जिस दिन समय पूरा होगा, जैसे इस सृष्टि का नियम है, मैं भी चला जाऊंगा।
लेकिन इन लोगों को जो अहंकार है, इन लोगों का भी अंत निश्चित है, होना है। ये भी अमर नहीं है इस धरती पर। आज से पहले भी एक से एक अहंकारी पैदा हुए, एक से एक अहंकारी शासक पैदा हुए, लेकिन अंत हुआ, उनके शासन का भी अंत हुआ, उनकी व्यवस्था का भी अंत हुआ और उनका भी अंत हुआ। कभी लगता नहीं छोड़ दो राजनीति, घर बैठो? अरे हटाओ यार, नहीं लगता, नहीं सोचते नहीं कभी? कभी आज तक नहीं, कभी नहीं। सही रास्ते पे, सत्य रास्ते पर पूरी हिम्मत के साथ चलता हूं, जिसके साथ लगातार 5 साल से डबल इंजन की सरकार, कोई हथियार बाकी नहीं जो मेरे ऊपर न चला दिया गया हो, जिसके भाई की निर्ममता पूर्वक कस्टडी में रख के हत्या न कर दी गई हो, उसके बावजूद हौसला इनका यही था कि अब ये पस्त हो जाएगा, अब इसका हौसला टूट जाएगा। लेकिन मैंने सब्र का पत्थर सीने पे रख लिया और मैंने इसे मान लिया कि ये ऊपर वाले की मर्जी थी, समय उनका पूरा था। किसी दिन इन अहंकारियों का भी समय पूरा होगा और दुनिया देखेगी, इनकी सत्ता का और इनका भी अंत होगा। मेरा काम है कर्तव्य, मैं जनता के बीच में कर्तव्य कर रहा हूं। इनके गलत कामों का, इनके नाजायज तमाम तरह के जो हथकंडे हैं उनका विरोध करता हूं, खुलेआम करता हूं। जो बीतनी होगी बीत जाए, लेकिन पीछे नहीं हटने वाला हूं। घुटना नहीं टेका, मैं अजीत पवार नहीं हूं। हमने सुना अफजाल साहब से बड़ी लंबी बातचीत की हमने, बहुत दिन बाद इनसे मुलाकात हुई और हमने कहा कि इनसे सारे सवाल पूछे। इनको कुछ सवाल बुरे भी लगे होंगे, लेकिन ठीक है, इन्होंने भी अपने जवाब दिए, हमने भी सवाल पूछे। अब ये जनता की अदालत में है, कोर्ट की अदालत में जो हो रहा है, न्यायालय में जो हो रहा है, ये जनता की अदालत में है, चुनाव में है। देखना होगा कि जनता की अदालत क्या फैसला देती है। वो अफजल अंसारी को ही मंजूर होगा, और वो चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको भी मंजूर कर होगा। फिलहाल अफजाल साहब से बात की, आपने वक्त दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप गाज़ीपुर जैसी छोटी जगह पे आए, इतना दूर, दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर चल के आए। मैं गाज़ीपुर की जनता की ओर से, अपनी ओर से, गाज़ीपुर की धरती पर, इन क्रांतिकारियों की धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।